ही है। अभी हम बात करते हैं ग्रैनुलर की। तो देखिए, जो लियोनार्डाइट लिक्विड में है वही लियोनार्डाइट इसमें दानेदार में भी है, लेकिन ये उनसे थोड़ा सा अलग क्यों है वो मैं आपको बता देती हूँ। इस पैकेट को आप सिंपली टर्न करके पलट के पढ़ोगे तो जितने भी आपके सूक्ष्म तत्व हैं या जो कह लीजिए नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटाश, ये जितने भी माइक्रो न्यूट्रिएंट्स हम लोग इस्तेमाल करते हैं हमारी खेती में, हमने ये सारे के सारे माइक्रो न्यूट्रिएंट्स को एक्सट्रैक्ट करके ये पैकेट के अंदर मिक्स किया है। आपको नाइट्रोजन भी मिलेगा, फास्फोरस मिलेगा, पोटाश भी है, सल्फर है, फेरस है, जिंक है, मोलिब्डेनम है। मतलब जितने जरूरी तत्व चाहिए होते हैं वो सब है। कई बार किसान क्या करते हैं, जिंक की कमी फसल में देखने को मिलती है, 5-10 किलो मार्केट से लेके आते हैं, खेतों में डाल के इस्तेमाल करते हैं। अरे जमीन में सब है, पहले से मौजूद है। आप बस उसको एक्टिव करने के बैक्टीरिया को भेजो, फसल को उसका खाना मिलेगा, अलग से देने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। इसमें एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, माइक्रो न्यूट्रिएंट्स है, लियोनार्डाइट के तत्व है, ह्यूमिक फुलविक एसिड वो भी है, और सबसे ज्यादा जरूरी, देखिए अभी आपको यहाँ पे दो प्रोडक्ट दिख रहे होंगे, दो अलग अलग पैकेट। एक ये जो पैकिंग है ऊपर की तरफ, ये पुरानी पैकिंग है, और ये जो नीचे दिया हुआ है ये नई पैकिंग है। ये दोनों की सिर्फ पैकिंग में चेंज नहीं हुआ है, इनके तत्वों में भी चेंजेस किया है कंपनी ने। अभी क्या किया है, पहले ये 2.5 किलो का पैकेट आता था, अभी इसको हमने 2 किलो में और आधा किलो की मात्रा में कन्वर्ट किया है। मात्रा कम करने के साथ हमने इसके अंदर तत्व क्या बढ़ाया है, माइकोराइजा फफूंद फंगस, ये मित्र फंगस ही है हमारी। और माइकोराइजा किसी फैक्ट्री या किसी कंपनी में तैयार होने वाली चीज नहीं है। माइकोराइजा फंगस जो होता है वो प्राकृतिक रूप से ही पौधे, हर प्रकार के पौधे की जड़ के ऊपर ही पाया जाता है। पौधे की जड़ पे ये माइकोराइजा काम क्या करता है, जमीन के अंदर ट्रांसपोर्टेशन का, ट्रांसपोर्टेशन एज ए पोषक तत्वों को इधर से उधर लाने ले जाने का काम ही माइकोराइजा का है। तो ये माइकोराइजा हमने इसलिए ऐड किया ताकि जमीन की फर्टिलिटी को और बढ़ाए, किसान को फायदा ज्यादा देखने को मिलेगा। अभी आज कभी आप किसी एग्रो शॉप पे जाइएगा, मार्केट में 100-100, 200-200 ग्राम की मात्रा में भी माइक्रोराइजा मिलता है, लेकिन उसकी कॉस्ट आपकी अगर अच्छी क्वालिटी की लेते हैं तो 500-700 रुपए, और अच्छे में जाएंगे तो 2-3 हजार रुपए तक की माइक्रोराइजा की क्वालिटी मिलती है। क्यों क्यों इतनी वैरायटी आई है, क्योंकि किसान को भी समझ में आने लगा है कि उसका फायदा जमीन में क्या है। तो ये इसमें एक तत्व ऐड हुआ है। बाकी ये बात है कि जमीन में देने के फायदे, अभी देखिए पहले ये समझ लीजिए इसको देना कैसे, इस्तेमाल कैसे करना है। जब भी खेतों की बोनी के पहले जो हम बखरनी करते हैं या खेत तैयार करते हैं, उस समय पे इसको गोबर खाद के साथ भी मिक्स कर सकते हो। अगर कोई व्यक्ति इसको यूरिया डीएपी के साथ मिक्स करना चाहता है तो उसके साथ भी मिक्स कर सकता है। उसके साथ मिक्स करके जो नॉर्मली वो खाद को छिड़कता है या खाद उड़ाता है, उसी के साथ इसका इस्तेमाल होगा। इसके डालने के बाद इरिगेशन जो सिंचाई होगी, बाई चांस, तो बोने के तुरंत बाद अगर जब 10-15 दिन की जो फसल होती है उस समय तक दानेदार दे सकते हैं। फसल 15 दिन से ऊपर हो गई है तब दानेदार नहीं रिकमेंड कीजिएगा किसी को, तब इसका फायदा ज्यादा देख, बेनिफिट तो मिलेगा लेकिन जो एक्चुअल बेनिफिट किसान को मिलना चाहिए वो देखने को नहीं मिलेगा। तो सबसे बेहतरीन इसका इस्तेमाल करने का तरीका यही है कि बोनी के पहले इस्तेमाल करवाइए। अच्छा, दूसरी चीज, सबसे मेन इसका जो फायदा है, ये जमीन के पीएच लेवल को सुधारता है। अभी पीएच लेवल से कुछ लोगों को ये भी लगेगा कि पीएच का क्या फायदा जमीन के अंदर। तो अभी हम गुजरात की बात करते हैं, गुजरात के बहुत सारे एरिया में कुछ लोगों का कहना है कि उनकी जमीन क्षारीय हो गई है। क्षारीय बोलते हैं ना आप लोग नॉर्मल लैंग्वेज में, क्षारीय हो गई है या बहुत ज्यादा अम्लीय हो गई है, मतलब पीएच लेवल गड़बड़। अब हर फसल के हिसाब से अलग पीएच चाहिए। हम फल सब्जियों की बात करें तो 5.7 से लेके 7 तक के बीच का कुछ पीएच लेवल जमीन का होना चाहिए। लेकिन हर फसल के लिए किसान पीएच मीटर तो नहीं लेकर के बैठेगा कि इस फसल के लिए क्या रहना चाहिए या उस फसल के लिए क्या रहना चाहिए। दूसरी चीज, पीएच का फायदा या नुकसान क्या देखने को मिलता है, अगर आपकी जमीन का पीएच लेवल गड़बड़ है, किसान को भी ये चीज समझाओ, पीएच लेवल गड़बड़ है, आप कितने ही खाद उसमें इस्तेमाल कर लो, वो खाद का प्रॉपर यूटिलाइजेशन नहीं होगा।
सिंपल सी चीज है। आज अगर हमारे शरीर का पीएच लेवल गड़बड़ है और हम काजू बादाम किशमिश सब अच्छे मेवे मिष्ठान खा रहे हैं, अच्छी हेल्दी चीजें खा रहे हैं, पर वो शरीर में लग नहीं रही है। क्यों नहीं लग रही है? क्योंकि पीएच उसको सब गड़बड़ कर देता है। वही स्थिति आपकी जमीन के साथ भी है। तत्व पड़े तो होते हैं मिट्टी के अंदर, लेकिन फसल उसको नहीं उठा पाती पीएच गड़बड़ होने के कारण। तो ये दानेदार की क्वालिटी है, ये ऑटोमेटिकली पीएच को बैलेंस करता है। मिट्टी के हिसाब से, फसल के हिसाब से जैसा होना चाहिए, ये ऑटोमेटिकली मिट्टी को उस कंडीशन में लाने का काम करेगा। स्पेशली मैं गुजरात के टीम के लिए बोल रही हूँ। आपके यहाँ पे बहुत ज्यादा क्षारीयता देखने को मिलती है। कुछ लोगों ने ये भी कहा है कि हमने कई एरिया में रिजल्ट लिए, लेकिन हमको रिजल्ट देखने को नहीं मिलते। तो क्यों वहां पे देखने को नहीं मिलते? या हमारे सिर्फ जैविक की बात नहीं कर रही हूँ, बहुत सारे दूसरे प्रोडक्ट भी वो इस्तेमाल करते हैं, लेकिन रिजल्ट देखने को नहीं मिलते। आप उनको बोले कि पीएच या तो चेक करवाएं, और अगर पीएच गड़बड़ है उस जगह पे दानेदार अगर रेगुलरली व्यक्ति इस्तेमाल करता है, तो जमीन धीरे धीरे करके स्टेबल होने लगती है। दूसरी चीज, ये जमीन के अंदर जा रहा है, लियोनाडाइट जा रहा है, ऑर्गेनिक कार्बन भी है, ह्यूमिक भी है। जितने जीव जंतु हैं उनको जितना उनका खाना आप देते रहोगे, वो ऑटोमेटिकली जमीन को नरम बना के रखेंगे, आपको पता भी नहीं चलेगा। जमीन नरम बनेगी तो जमीन में वाटर होल्डिंग कैपेसिटी बढ़ेगी, पानी धारण क्षमता बढ़ेगी। और उसका फायदा कब देखने को मिलता है? जितनी ज्यादा पानी धारण क्षमता है, जड़ें उतनी गहराई में जाकर के विकसित होंगी। जितनी गहराई में जड़ जाएंगी, उतने अंदर से वो तत्व उठाती हैं, और उसका रिजल्ट ऊपर फसल पे देखने को मिलता है। तो ये दानेदार का जमीन में देने का जो प्रोसेस है, ये फायदे हैं। मात्रा कितनी इस्तेमाल करनी है? 4 किलो मात्रा आपको प्रति एकड़ के एरिया में देना है। अगर कोई व्यक्ति यूरिया डीएपी नहीं इस्तेमाल कर रहा है, तो 4 किलो 100% देना ही देना है। यूरिया डीएपी की मात्रा को कम किया जा रहा है और या घटाया जा रहा है, तो वहां पे सिर्फ 1-2 किलो का पैकेट भी आप दे सकते हो, आधी मात्रा उनकी रख सकते हो, उसमें भी काम हो जाएगा। पहले हम 5 किलो ही बोलते थे, क्यों? क्योंकि पहले माइक्रोराइजा इसमें ऐड नहीं था। अभी माइक्रोराइजा ऐड है, इसलिए 2 किलो से भी काम होता है। लेकिन 100% से आरपीएस है, तो 4 किलो तो देना ही पड़ेगा। ये इसके डोजेस है। अभी हम बात करते हैं आरपीएस आपका सॉइल गार्ड। देखिए, सॉइल गार्ड को मैंने बताया था कि ये फंगिसाइड की कैटेगरी में आता है। सबसे पहले तो ये समझ लीजिए कि फंगिसाइड जरूरी क्यों होते हैं। अभी जमीन में कई हद तक अगर नमी रह जाती है, मॉइस्चर रह जाता है, या कुछ एरिया में किसान फसल चक्र को नहीं अपनाते, मतलब वो रेगुलर जो उनकी स्टैंडर्ड फसल चल रही है, वही वही फसल रिपीट करते हैं। तो जैसे अभी हमारे बीच में कोरोना डिजीज, ये वायरल इन्फेक्शन चल रहा है ना, वही वही इन्फेक्शन हमारी फसल में भी देखने को मिलता है। तो जमीन की बीमारी या तकलीफ के कारण जितने भी फंगल इन्फेक्शन है, वो 2-3 कारणों से फैलते हैं। सबसे बड़ा कारण है कि आपकी मिट्टी अगर प्रॉपर नहीं है, तो मिट्टी में कोई तत्वों की नहीं, मिट्टी में कोई कमी रह गई है, जिसके कारण फंगल इन्फेक्शन फैलेगा। दूसरा, अगर आपके किसी एक पौधे में या 2-3 जगह पे फंगल इन्फेक्शन है, फंगस की बीमारी है, और किसान निराई गुड़ाई करते वक्त या दूसरे स्प्रे करते वक्त या कुछ औजार उसने ऐसे इस्तेमाल किए जिसका एक जगह से दूसरी जगह उसने यूज कर लिया, तो ये रिपीटेडली फैलता है। हम अंदाजा नहीं लगा सकते। जैसे हमारे शरीर में फंगस डिजीज काम करती है, वही की वही प्रोसेस फसल के अंदर भी करती है। इसलिए सबसे पहला तरीका तो यही है, जमीन को ही स्वस्थ बनाने का काम करे। दूसरी चीज, जब पौधों के ऊपर हमको फंगल इन्फेक्शन दिखता है, कोई पौधा आपको बहुत ज्यादा बीमार दिख रहा है, उसको तुरंत निकाल करके खेत से दूर फेंको, उसको रखना ही नहीं, नहीं तो एक दूसरे को फटाफट फैलाने का काम करेगा। उसको हटाना है। अब जमीन को सुधारने के लिए हम लोगों ने जो सॉइल गार्ड बनाया है, ये क्यों और किस लिए बनाया है, पहली चीज समझिए। देखिए, मार्केट में एन नंबर ऑफ फंगिसाइड प्रोडक्ट्स हैं, जिसमें बहुत सारे केमिकलों का इस्तेमाल होता है। मैं आपको एक और चीज बता दूं, अगर फसल में फंगस लग गया, फसल बोनी के बाद फसल की वृद्धि हो गई, उसके बाद जो फसल लगा है, आप उसको फॉर अ टाइम ठीक कर सकते हो। आज स्प्रे करोगे, 4 दिन ठीक रहेगा, फिर खराब, फिर 4 दिन ठीक रहेगा, फिर आपको कुछ ना कुछ दिक्कत देखने को मिलेगी। लेकिन जब तक आप उसको जमीन से प्रॉब्लम को खत्म नहीं करोगे, ये सिलसिला पूरी फसल तक चलता है। इसलिए बड़े बड़े वैज्ञानिक साइंटिस्ट एक चीज कहते हैं कि आप शुरुआत से ही जमीन को सुधारो।
लेकिन जमीन का फंगस दूर हर कोई केमिकल नहीं कर सकता। उसको सबसे अच्छे से ठीक कौन करता है? ट्राइकोडर्मा सुडोमोनस। अभी ये ट्राइकोडर्मा सुडोमोनस क्या है, मैं एक और बात कर देती हूँ, नाम आप लोगों के लिए भी इजी रहेगा। ट्राइकोडर्मा और सुडोमोनस, ट्राइकोडर्मा सुडोमोनस, ये दोनों ये भी एक प्रकार के हमारे मित्र फंगस ही हैं जो जमीन से बीमारी को दूर करने का काम करते हैं। आजकल मार्केट में ये जो गवर्नमेंट संस्था होती है उनके माध्यम से भी ट्राइकोडर्मा सुडोमोनस के पाउडर प्रोवाइड किए जाते हैं किसान को। ये सब दिक्कत क्या होता है, उसको मार्केट से किसान को खरीद के लाना पड़ता है, फिर घर में उसको कंटेमिनेट करना पड़ता है, मतलब सड़ाना पड़ता है, छाछ के साथ, गुड़ के साथ, बेसन के साथ। सड़ाते क्यों है? ताकि वही बैक्टीरिया काउंट बढ़ जाए। मतलब आप ये समझिए हर एक जगह पे बैक्टीरिया का कितना इंपॉर्टेंट रोल है, हर जगह पे बैक्टीरिया काम आ रहा है। तो बैक्टीरिया जितने ज्यादा बढ़ेंगे उतना अच्छा रिजल्ट देखने को मिलेगा। तो हमने क्या किया, हमने ऑलरेडी ज्यादा बैक्टीरिया के काउंट वाला ही ट्राइकोडर्मा सुडोमोनस ये बॉटल के अंदर डाला। ट्राइकोडर्मा भी है इसके अंदर सुडोमोनस भी है। ये दोनों तत्व हर प्रकार की फसल की फंगस को खत्म करने का काम करते हैं। फिर आता है तीसरे नंबर का, इसमें है पेसिलोमाइसिन। अगेन रिपीट कर रही हूँ, पेसिलोमाइसिन। पेसिलोमाइसिन की खासियत होती है जो जड़ के अंदर गिठाने हो जाती हैं कुछ फसलों में, जिसको हम आमतौर पे पौधों का कैंसर बोलते हैं। तो वो क्या होता है, गिठान बनने के कारण पोषक तत्व वहीं अटक जाते हैं, ऊपर पौधे तक नहीं पहुंचते। तो पेसिलोमाइसिन वो गिठान को नहीं बनने देता। फिर चौथा भाग आ जाता है इसके अंदर मेटाराइजम का। मेटाराइजम छोटे छोटे जो इंसेक्ट्स हैं उनके ऊपर काम करता है। टर्माइट्स होते हैं, जैसे आपकी छोटी चींटियां हो गई, छोटे छोटे दीमक हो गए। कुछ फसलों में जमीन के अंदर एफिड्स पनपते हैं, जैसे अभी गेहूं में एमपी के अंदर माहू कीट का बहुत ज्यादा प्रकोप देखने को मिला था। तो अभी जमीन के अंदर जाकर के इनको खत्म करने के लिए काम कौन करता है? छोटे छोटे कीड़ों को मेटाराइजम। तो अभी एक बोतल के अंदर क्या चार तत्व हैं? अगेन रिपीट करती हूँ, ट्राइकोडर्मा सुडोमोनस है किसी भी प्रकार की फंगस को दूर करने के लिए। आप लोग चाहो तो साइमल्टेनियसली नोट डाउन भी कर लो, आपके लिए भी इजी रहेगा। एक बार बाद में रिवीजन करेंगे तो ये नाम भी याद हो जाएंगे, इतने डिफिकल्ट नहीं होते। ट्राइकोडर्मा सुडोमोनस किसी भी प्रकार की फंगस के लिए। फिर आता है पेसिलोमाइसिन जड़ों की गिठान के रोग या निमाटोड जिसको हम बोलते हैं उसके लिए। फिर आता है मेटाराइजम, हर प्रकार के टर्माइट्स, जमीन के अंदर के छोटे छोटे सूक्ष्म जीव जो नुकसान पहुंचाते हैं उनके लिए। ये चार तत्व हमने इसके अंदर मिलाए हैं। अभी देखिए, मैंने आपको बोला कि इसको इस्तेमाल करना है सीधा सीधा जमीन में, इसको हमको स्प्रे में कभी भी रिकमेंड नहीं करना। स्प्रे में रिकमेंड क्यों नहीं करना है? क्योंकि हमने इसके अंदर जो ट्राइकोडर्मा की स्ट्रेन इस्तेमाल की है वो सिर्फ जमीन के अंदर जाकर के फायदा करेगी। ट्राइकोडर्मा की बहुत सारी प्रजातियां होती है, प्रजाति मतलब एक प्रजाति की मल्टीपल प्रजातियां। जैसे अभी एक फैमिली में हमारे दादाजी के फिर बच्चे, फिर उनके बच्चे, तो ऐसे ही ट्राइकोडर्मा एक अगर दादाजी है तो उसके मल्टीपल बच्चे हैं, और वो मल्टीपल बच्चे हर एक कैटेगरी में अलग अलग जगह में काम आते हैं। तो अभी हमने क्या किया, जो दादाजी थे उनको इस्तेमाल किया जमीन की फंगस को दूर करने के लिए। अभी आने वाले टाइम में हम ट्राइकोडर्मा की ही डिफरेंट अलग स्ट्रेन को इस्तेमाल करने वाले हैं, वो प्रोडक्ट बनाने वाले हैं जिसको आप स्प्रे में भी इस्तेमाल करवा पाएंगे। स्प्रे में दे सकते हैं, क्योंकि क्या होता है हर एक व्यक्ति शुरुआत से प्रिकॉशन नहीं लेता, अगर बाद में किसी को तकलीफ देखने को मिली तो उसके लिए हम रिकमेंड कर सकते हैं। पर सबसे पहले जमीन को सुधारने के लिए क्यों बनाया गया है, एक और चीज मैं आपको बता दूं, बड़ी से बड़ी कंपनी इस चीज को स्वीकारती है। एक बार फंगल इन्फेक्शन जब बढ़ जाता है तो उसको बाद में ठीक करना बहुत मुश्किल होता है, किसान का खर्चा बढ़ता है। इसलिए सबसे बेहतरीन तरीका ही ये है, जिन फसल में फफूंद या फंगस लगने वाला है उनको दवा से ही प्रोटेक्ट करना शुरू कीजिए। अभी इसके डोजेस के ऊपर मैं बात करूं तो आधा लीटर मात्रा आपको 1 एकड़ में देनी है सिंचाई के पानी के साथ, अगर आप जमीन में दे रहे हो तो। कैसे? फसल लगा दी, फसल लगाने के तुरंत बाद जो हम पहला पानी चलाने वाले हैं, पहले पानी के साथ ही सॉइल गार्ड का इस्तेमाल करना है। 200 लीटर के ड्रम के अंदर दवाई को मिक्स करवाइए, मिक्स करवा के जो नॉर्मल इरिगेशन हो रहा है
आप उसमें ड्रिप लगा सकते हो, छोटा-छोटा वो जिसमें से बूँद-बूँद टपकती रहती है, तो जहाँ से क्यारियों के माध्यम से पानी जा रहा है, वो पानी का फ्लो जाता रहेगा। ड्रिप जहाँ पे लगा है, वहाँ पे तो सोने पे सुहागा, क्योंकि ड्रिप में इसके बहुत लाजवाब रिज़ल्ट देखने को मिलते हैं। ड्रिप से फ़ायदा क्या होता है, जहाँ पे जो संतुलित मात्रा जिस चीज़ की जानी चाहिए, पर्टिकुलर जगह पे पहुँच जाती है। फिर बात करते हैं बीज उपचार, सोयाबीन, मूँगफली, धान और आपका मक्का या दूसरी जो फसलें हैं जिनके अंदर आपको ये फंगल इन्फेक्शन ज्यादातर देखने को मिलता है, आलू, प्याज, लहसुन, इनमें बीज उपचार की प्रक्रिया में ही सॉइल गार्ड को इस्तेमाल करवा देना है। वेट नहीं करना कि हम बाद में पहले पानी के साथ इस्तेमाल करेंगे। थोड़ी मात्रा पहले इस्तेमाल करवा दीजिए, थोड़ी मात्रा आप सिंचाई के पानी के साथ दिलवाइए। फंगल इन्फेक्शन या फफूंद की जो बीमारी है, ब्लास्ट है, ब्लाइट है, वो देखने को नहीं मिलेगा। उत्सुक भी बोलते हैं कुछ लोग, उबरा बोलते हैं, अलग अलग एरिया के अलग अलग नाम है। तो ये बीमारी आप लोगों को देखने को नहीं मिलेगी। तो ये था अभी सॉइल गार्ड। उसके बाद आते हैं हम स्टिको रिच के ऊपर। देखिए मैंने आपको पहले भी बोला, ये बहुत ज्यादा